हेलो स्टूडेंट्स, शाहिद खान एजुकेशनल एकेडमी में मैं आपका टीचर इंजीनियर उस्मान खान आपको वेलकम करता हूं मैंने इस चैनल पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने लगा है वो है क्लास 10 केमिस्ट्री न्यू बुक का चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 16। लेक्चर नंबर 16 में हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज के कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। तो ठीक है, इससे पहले वीडियो में हम कर चुके हैं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस, उससे पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं एक्सरसाइज के एमसीक्यूज। अगर अभी तक आपने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं किए तो ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे आपको इनका लिंक शो हो रहा होगा, और इस वीडियो के एंड में भी आपको एक लिंक शो हो रहा होगा, वहां पर जाके आप इनको देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आपको कंप्लीट क्लास 10 केमिस्ट्री न्यू बुक के डिटेल से सारे लेक्चर्स मिलेंगे फुल बुक के, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देख सकते हैं। और जो लेक्चर आपने लेना है, पूरी बुक में से कुछ चीज समझ नहीं आती है तो जाके आप वीडियो सुन लें। तो मैंने बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है बच्चों को, तो उम्मीद करता हूँ वो लेक्चर्स आपको पसंद भी आएंगे। अब हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर को। तो हमसे ये कहता है पहला क्वेश्चन, वाई HF हाइड्रोजन फ्लोराइड इज अ लिक्विड while HCl हाइड्रोजन क्लोराइड इज अ गैस। दो चीजें हमने देखी हैं। हाइड्रोजन पहले देखते हैं हम कौन सा ग्रुप का मेंबर है, तो ग्रुप 1 का मेंबर है। और F फ्लोरीन कौन से ग्रुप का है, 17 ग्रुप का। सिमिलरली हाइड्रोजन यहाँ पर ग्रुप 1 का मेंबर है और क्लोरीन जो है वो भी ग्रुप 17 का मेंबर है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन जो है ना वो दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं। तो यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन जो मसला असल आ रहा है ना वो ये आ रहा है कि जब हाइड्रोजन फ्लोरीन से बना रहा है बॉन्ड, तो जब तो वो HF एज अ कंपाउंड लिक्विड बन रहा है और HCl बन रहा है गैस, ऐसा क्यों है? तो अब हम रीजंस की देखते हैं। हाइड्रोजन HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसका दूसरा नाम हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी होता है। अगर आपको हाइड्रोफ्लोरिक एसिड नाम याद नहीं हो रहा तो इट्स ओके, आप सिर्फ और सिर्फ HF ही लिख सकते हैं। और इसको हम जिस तरह हमारे बुक में लिखा हुआ है HF, तो हम सिर्फ HF ही पढ़ लेंगे, तो इट्स ओके। ये लिक्विड होता है, लेकिन HCl हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो गैस होता है। ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी तक आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं समझी कि ये क्या होती है, तो टॉप राइट कॉर्नर में आपको आई बटन में लिंक शो हो रहा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, तब जाके इसको समझ भी सकते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन की किसके साथ? दूसरा एक एलिमेंट ऐसा होता है जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का नहीं पता तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वो होते हैं जो कि जिनके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर एक्सेप्ट कर लें, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी होते हैं। इस तरह समझ सकते हैं आप इसको। तो ये देखते हैं हम अगले जो हमारा रीजन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हमने बता तो दिया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सब कुछ होता है, लेकिन रीजन बताएंगे हम ऐसा क्यों होता है। HF molecule form strong hydrogen bond due to the high electronegativity of fluorine. Yes, हमने पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर कि जो फ्लोरीन है उसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से जो HF का हमारे पास कंपाउंड बनता है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। अब होता क्या है कि दीज बॉन्ड होल्ड्स द मॉलिक्यूल्स टुगेदर। अब ये जो है, ये जो बॉन्डिंग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि एक टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, ये कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है, ये जस्ट एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो HF के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो बहुत स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से जितनी ज्यादा स्ट्रांग हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी, जिसकी एक टाइप हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, तो हम कहेंगे कि जितनी स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उतना ही ज्यादा हमारे पास कोई चीज सॉलिड होगी, उससे कम होंगी तो लिक्विड होगी, और उससे कम यानी कि वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी तो वो चीज गैस होती है। अभी के केस में हम यहाँ पर बात करें कि अगर एज कंपेयर टू HF एंड HCl, अगर हम HF और HCl को कंपेयर करें तो HF के दरमियान में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जिसकी एक सब टाइप है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू HCl। अगर HCl में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की कौन सी टाइप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये अगर वीक है तो हम कहेंगे कि ये अब लिक्विड नहीं बल्कि ये गैस होगा। तो एक जनरल रूल आपने समझ लिया कि जिसके दरमियान में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होंगी तो वो गैस होगा, ठीक है। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थोड़ी सी स्ट्रांग होंगी तो वो लिक्विड होगा, और बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी तो फिर वो कंपाउंड क्या होगा, सॉलिड होगा। अब खत्म करते हैं इस बात को। कहता है कि HCl molecules do not form hydrogen bonds because chlorine is a less electronegative than fluorine। अब HCl के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती क्योंकि क्लोरीन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है जितना फ्लोरीन है। इंस्टेड दे हैव वीक वैन फोर्सेस, तो इनके अंदर वीक वैन फोर्सेस होती हैं, ठीक है। यानी कि आप इसको इस तरह ले लें, वैन फोर्सेस नहीं भी लिखना तो आप यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लिख लें। किनके दरमियान में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक है, सो HCl रिमेन गैस एट रूम टेम्परेचर। तो वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रिजल्टिंग अ कंपाउंड बी अ गैस, ठीक है। ओके, चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाई कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली नॉट सोल्यूबल इन वाटर। कोवलेंट कंपाउंड पानी के अंदर डिसॉल्व क्यों नहीं हो पाते, हल क्यों नहीं हो पाते?
उसकी रीजन पढ़ते हैं क्या है। कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली नॉट soluble इन वाटर, क्वेश्चन वाली बात कर दी हमने। अब बताएंगे रीजन, बिकॉज दे आर नॉन पोलर, क्योंकि वो पोलर होते हैं, वाइल वाटर इज अ पोलर। हम पढ़ के आ चुके थे एक लेक्चर जिसमें हमने पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स का जिक्र किया था। अभी तक नहीं देखा आपने तो आप टॉप राइट कॉर्नर पे आपको आई बटन में लिंक शो रहा होगा, जाके अभी लेक्चर लेके आए, बहुत जरूरी है ये। ठीक है, पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। ओके, वाटर ना पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, और जो हमारे पास दूसरे कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि, कहाँ गया, हाँ, कोवलेंट कंपाउंड्स जनरली नॉट soluble इन वाटर बिकॉज दे आर नॉन पोलर। और जो दूसरे कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, अक्सर ज्यादातर कोवलेंट कंपाउंड्स नॉन पोलर होते हैं। लेकिन पानी, वाटर के अंदर क्या होता है, वाटर की जो बॉन्डिंग है वो है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। वाटर भी एक टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ही है, लेकिन ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। लेकिन ज्यादातर जो होते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स वो नॉन पोलर होते हैं, जिसकी बिना पर हमारे पास सोलबिलिटी का एक प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। अगर तो पोलर कंपाउंड होगा तो वो पोलर में डिसॉल्व होगा, अगर तो नॉन पोलर होगा तो वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। अच्छा, अब आपका सवाल ये होगा कि क्या कुछ ऐसे कोवलेंट कंपाउंड्स हैं जो कि पोलर हो और वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएं, तो इसका आंसर होगा यस। कि हम तकरीबन सब कोवलेंट कंपाउंड्स की बात नहीं कर रहे कि वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते। कुछ कोवलेंट कंपाउंड ऐसे भी हैं जो कि पोलर होते हैं और वो पानी के अंदर डिसॉल्व भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पानी भी पोलर है। तो पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। अब रीजन पढ़ते हैं। वाटर डिसॉल्व पोलर सब्सटेंस ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड सॉल्यूट। बिल्कुल ठीक है कि वाटर डिसॉल्व करता है पोलर सब्सटेंसेस को, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है। ठीक है, पोलर पोलर के अंदर अट्रैक्शन ज्यादा होती है। और मोस्ट कोवलेंट कंपाउंड्स आर नॉन पोलर, ज्यादातर कोवलेंट कंपाउंड्स नॉन पोलर होते हैं। इसकी हरगज ये मतलब नहीं है कि कोवलेंट कंपाउंड्स पोलर नहीं हो सकते। वाटर सबसे बड़ी एग्जांपल है कोवलेंट कंपाउंड की जो कि पोलर है। सो दे डू नॉट इंटरेक्ट वेल विद वाटर्स एंड डू नॉट डिसॉल्व। तो जो ऐसे कोवलेंट कंपाउंड होंगे जो कि नॉन पोलर होंगे, वो पोलर के अंदर यानी कि पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे। However, some polar compounds like sugar and HCl, देखिए मेरी आगे ना बात जो मैंने स्टार्ट में करा था आपको यहाँ पर, कहता है कुछ पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं जो कि वाटर जो कि खुद पोलर है उसके अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं। तो HCl और शुगर ये ऐसे पोलर कोवलेंट कंपाउंड हैं जो कि डिसॉल्व हो सकते हैं किसके अंदर, पानी के अंदर। तो ठीक है, समझ आ गया होगा, सवाल चलते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है व्हाई हाउ डू मेटल्स कंडक्ट हीट। ये बड़ा सिंपल है, बहुत इजी है। अगर तक अभी तक आपने मेटेलिक बॉन्ड वाला मेरा लेक्चर नहीं देखा तो टॉप राइट कॉर्नर पे आपको उसकी वीडियो शो हो रही होगी। आप एक बार अगर देख लेंगे तो मुझे गारंटी से मैं कह सकता हूँ कि आप इसका आंसर खुद से लिख सकते हैं। कोई मुश्किल है ही नहीं इसको लिखना। ठीक है, लेकिन हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर एक बार। मेटल्स कंडक्ट हीट एफिशिएंटली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन ना लिखिएगा, ये मुश्किल हो जाएगा काम, ये नहीं लिखना आपने, ठीक है ना। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, ये टर्म थोड़ी बिल्कुल सिंपल सी है, लेकिन क्लास 9 की हद तक नहीं पढ़ते इस टर्म को, तो हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर। मेटल ना हीट, मेटल जो है वो हीट को अच्छे से ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, कंडक्ट कर सकता है, अपने अंदर हासिल करके आगे ट्रांसफर कर सकता है। क्यों? क्योंकि मेटल्स के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या इसको हम कह सकते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, जो कि घूमते फिरते रहते हैं मेटल्स के अंदर। तो एक एंड देखो ना, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, ये मेरे पास छोटा सा एक मेटल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स 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 इतना घूम फिर रहे हैं। यहाँ पर मैं ना इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करता हूँ, नहीं बल्कि यहाँ हीट की बात हो रही है तो यहाँ पर मैं हीट अप्लाई करता हूँ। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो यहाँ पर हीट अप्लाई हो रही है, ये गर्म होंगे, और गर्म होकर ना फिर यहाँ पर मूव करना शुरू कर देंगे, और ये ठंडे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, ठंडे यहाँ आ जाएंगे, गर्म यहाँ पर आ जाएंगे। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स घूमते फिरते रहते हैं, इसलिए हमारी जो पूरी जो मेटल की चीज होती है ना, वो गर्म हो जाती है। अब ये होता किस तरह है, मेटल्स हैव अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स के अंदर जो है ना इलेक्ट्रॉन्स का एक सी है। वो मेटालिक बॉन्ड वाला लेक्चर देखेंगे ना, वहां पर बताया हुआ मैंने सी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। that move freely between atoms when heat is applied, these electrons gain energy। जब हीट अप्लाई करते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पर एक एंड पे हीट अप्लाई की है, तो उनके अंदर हीट ज्यादा हो जाती है और फिर वो तेजी से मूव करना शुरू करते हैं। मैंने कहा ना कि गर्म वाले यहाँ पर आ जाएंगे ठंडे वाली जगह पे, और ठंडे वाले वहां पर चले जाएंगे गर्म वाली जगह पे, तो फिर वो भी गर्म होना शुरू हो जाएंगे। दिस रैपिड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का इस तरह घूमना फिरना, स्प्रेड हीट इवनली, तो हीट को वो अच्छे से पास आउट करा देता है। ठीक है, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है हीट को विद इन अ मेटल, थ्रू द मेटल। ठीक है ना, ये आगे बात यहाँ पर। दिस इज वाई मेटल लाइक कॉपर, कहता है इसी वजह से कॉपर और एल्यूमिनियम के जो बर्तन है, कुकवेयर्स बर्तन है, उनके अंदर हम खाना बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे घरों में तो वैसे स्टील यूज होता है, तो एल्यूमिनियम तो नहीं होता, वैसे स्टील होता है, तो हम स्टील भी लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, स्टील के बर्तन हो गए, कॉपर के बर्तन हो गए, एल्यूमिनियम के बर्तन हो गए, तो ये इस्तेमाल होते हैं खाना बनाने में, ताकि अच्छे से खाना बन सके और हीट खाने तक पहुंच सके। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाउ मेनी ऑक्साइड्स दिस नाइट्रोजन फॉर्म, नाइट्रोजन के कितने ऑक्साइड्स होते हैं और कितने ऑक्साइड नाइट्रोजन बना सकता है, राइट ऑन द फॉर्मूलाज ऑफ ऑक्साइड, और ऑक्साइड्स के फॉर्मूलाज भी लिखते हैं। तो बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, कोई मसले की बात नहीं है। नाइट्रोजन के 5 मेन ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, और सबकी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अगर मैं बात करूं, अगर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट वाली बात नहीं लिखनी तो आप यहाँ पर इसको नहीं भी लिख सकते, ठीक है। ये इतना जितना भी हिस्सा है ना, इसको आप काट भी सकते हैं यहाँ से, कोई मसले की बात नहीं है ऐसी। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात भी कर दें। क्या हम कहेंगे, सिर्फ नाइट्रोजन है 5 मेन ऑक्साइड्स, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3। ठीक है, डाई का मतलब होता है दो, दो नाइट्रोजन ये लिखे हुए हैं, ट्राई का मतलब होता है तीन, तो तीन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन सिंपल एक नाइट्रोजन, और डाई का मतलब दो, दो ऑक्सीजन, ये आ गए। डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, ठीक है, पेंटा का मतलब होता है पांच, और डाई का मतलब होता है दो, तो दो नाइट्रोजन और पांच पेंटा ऑक्साइड, पांच ऑक्साइड्स हो गए, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास मेनली नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। तो आपने लिख लेना है। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक ना, वैसे जरूरी तो है इन अ सेंस, लेकिन अभी तक हमने ना क्लास 9 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 तक की अगर मैं बात करूं, तो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और ऑक्सीडेशन स्टेट वाले इस तरह के जो टॉपिक्स है ना, वो अभी तक नहीं पढ़े हैं। तो अभी नहीं पढ़े हैं तो आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं होगा, तो हम कहते हैं कि इस वाली बातों को हम रहने देते हैं, ठीक है। सिर्फ हम ऑक्साइड्स का नाम लिखते हैं और जस्ट और इनके फॉर्मूला याद कर लेते हैं, काफी होगा। चलते हैं जी। अच्छा, एक बात रह गई यहाँ पर, दीज ऑक्साइड्स शो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। ये सारे ऑक्साइड्स ना, उनकी अलग अलग केमिकल खुसूसियात होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट कब होंगी, कि जब हमारे पास केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट होगी। सब में आप देखें, किसी में नाइट्रोजन एक है, किसी में नाइट्रोजन दो है, किसी में ऑक्सीजन एक है, किसी में ऑक्सीजन दो है, किसी में ऑक्सीजन पांच है, तो सबके केमिकल फॉर्मूलाज डिफरेंट हो गए ना, तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो गई हैं। एंड आर इंपॉर्टेंट इन एनवायरमेंटल एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर ये इस्तेमाल होती है, इनकी इनके जो यूजेस हैं, एप्लीकेशन है, और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। ओके, चलते हैं आगे। व्हाट विल हैपन इफ NaBr, सोडियम ब्रोमाइड, इज ट्रीटेड विद AgNO3, ठीक है, Ag सिल्वर होता है। अच्छा, कहते हैं कि NaBr को जब हम ट्रीट कराएंगे, रिएक्ट करवाएंगे AgNO3 से विद इन अ वाटर, पानी के अंदर, तो फिर क्या होगा। तो हम कहते हैं when NaBr सोडियम ब्रोमाइड is treated with AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट इन वाटर, अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा जी। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि होता यह है कि सोल्यूशन के अंदर ना सॉलिड पार्टिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं, और वो डिपेंड करते हैं कि कंपाउंड कौन सा है, उस हिसाब से उनका कलर होता है, ठीक है। जिस तरह अगर हम बात करें AgBr की, तो वो होता है येलो प्रेसिपिटेट, एक सोल्यूशन होगा, ठीक है, ये देखे ना, सोल्यूशन होगा इसमें पूरा पूरा, और इसके अंदर जो है ना, इतने इतने ना, इस तरह करके सॉलिड के ना पार्टिकल्स बनना शुरू हो जाएंगे, उनको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट्स हैं ये। और ये इनकी कॉम्पोजिशन क्या है, अगर इस स्पेसिफिक केस में बात करें तो ये AgBr है, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड। अब इसका रिएक्शन कैसे होगा, बिल्कुल सिंपल है, बहुत इजी, आप लिख सकते हैं खुद भी। NaBr लिखना है आपने, प्लस डालना है, प्लस के साथ आपने लिख देना है, क्या था, AgNO3। यहाँ पर हम लिखेंगे H2O, क्योंकि बात यही कर रहे हैं ना कि पानी के साथ रिएक्शन कैसा होगा इसका, तो बिल्कुल वही बात है। यहाँ पर हम लिख देंगे AgBr, ठीक है, क्या बन गया, Ag और Br, और साथ में NaNO3, NaNO3 बन गया हमारे पास, ठीक है। तो कोई मसले की बात नहीं है। NaNO3 जो है ना, वो आयनाइज हो जाएगा, तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये हो सकता है, AgNO3, ठीक है, वाटर में रिएक्ट इसको, और साथ में Na आयन बन गया, प्लस NO3 नेगेटिवली आयन बन गया, और AgBr बन गया। और AgBr के अंदर आप लिख सकते हैं कि येलो येलो प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, ठीक है। ये रिएक्शन होगा, ये समझाने के लिए रिएक्शन है, लिखना है तो लिख लें, नहीं लिखना तो ना भी लिखें, कोई मसला नहीं है। आंसर वैसे ये था, बाकी रिएक्शन मैंने नीचे कर दिए हैं, दिल कर रहा है तो लिख लें, नहीं दिल कर रहा तो फिर ना भी लिखें, तो इट्स ओके। चलें जी, चलते हैं जी आखिरी सवाल की तरफ। Why does iodine exist as a solid? बहुत सिंपल है, पुरानी बातें हो गई फिर से। एंड क्लोरीन एग्जिस्ट एज अ गैस, क्यों, कौन गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, Cl2 गैस में क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, आयोडीन सॉलिड की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, बहुत सिंपल है, एक ही बात है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, बस। आयोडीन इज अ सॉलिड, आयोडीन सॉलिड है। अच्छा, सॉलिड है तो क्या होगा, पहले बताया था ना अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर, कि जो सॉलिड है मींस उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, ठीक है। वाई क्लोरीन इज अ गैस, जब क्लोरीन गैस है तो इसके अंदर क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की नेचर वीक, बिकॉज आयोडीन मॉलिक्यूल्स आर लार्ज, ठीक है, आयोडीन का मॉलिक्यूल्स लार्ज होते हैं, लीडिंग टू अ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जिसकी बिना पर उनके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है।
डेट होल्ड देम टुगेदर, जिन्होंने इसको अच्छे से जोड़ के रखा हुआ है तो ये बन गए हैं सॉलिड। क्लोरीन इज अ स्मॉलर, क्लोरीन का साइज छोटा होता है तो इसके दरमियान में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होती हैं, जिससे वजह से ये गैस बनता है। तो हमारा आज का लेक्चर हो गया दी एंड। सही है ना। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो अच्छी बात है, आपने इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। कोई सवाल समझ नहीं आया तो आपने क्या करना है, बस कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है एक बार आपने, ठीक है। कमेंट कर देना अच्छा सा कि सर ये यहाँ पर कुछ मसला है, दोबारा बताएं, फिर हम दोबारा ही बता देंगे आपको। तो कोई मसला नहीं है मेरे लिए तो बताना, मैं तो बैठा ही इसलिए हूँ आप लोगों को